दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है यूक्रेन का मैप। चलिए डिटेल में इसको समझ लेते हैं कि रिसेंटली यहाँ पर क्या क्या हुआ है। एज यू कैन सी हियर, ये जो पोर्शन है ये क्रीमिया वाला पोर्शन है और 2014 में ही रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था, यानी कि इसको अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा आप देखिए कि ये वाला जो एरिया है रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हेल्ड एरिया, ये जो थोड़ा ऑरेंज कलर में है। आई एम श्योर आपको पता है इस एरिया के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसके बारे में बात की थी। ये लुहांस्क और दोनेत्स्क एरिया है और रशिया ने एक दो दिन पहले इस एरिया को इंडिपेंडेंट एरिया घोषित किया था और यूक्रेन की सरकार जो है उसने भी ये कहा था कि अब ये दोनेत्स्क और लुहांस्क एरिया जो है उसके कुछ पोर्शन जो है वो अब यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए यहां पर जो इन्वेजन हुआ है, जो एक अटैक हुआ है यूक्रेन पर, तो उससे पहले रशिया के सोल्जर्स कितनी जगह पर बेस्ड थे। ये बेलारूस देश है, तो बेलारूस जो है वो रशिया का काफी अच्छा मित्र देश है और यहाँ पर तो रशिया की ही, ये रशिया का ही पोर्शन है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हर जगह पर रशियन सोल्जर्स और उनकी जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। और अब देखिए एक्सप्लोजन्स जो रिपोर्ट हुए हैं लगभग पूरे यूक्रेन में, यहां तक कि जो कैपिटल है तो वहां पर भी हमें देखने को मिला है कि सेवरल यूक्रेनियन सिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल कीव केम अंडर अटैक ऑन थर्सडे मॉर्निंग। तो हर जगह पर अब रशिया ने हमला बोल दिया है। आप कह सकते हैं यूक्रेन की हालत जो है वो बहुत ही खराब है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी इसके ऊपर गठित की थी ताकि इस इन्वेजन को रोकने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी जो है उसको डिजाइन की जा सके। दोस्तों मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 25 फरवरी 2022 है। यह है एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ वीडियोस जो हैं वो इसी टॉपिक पर लेकर आऊं ताकि हम ये समझ सके कि फाइनली रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया है, रशिया क्या क्या जो मेन प्रॉब्लम्स हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रशिया ने ये स्टेप लिए हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जाएगी आई ब्रिंग सम मोर वीडियोस ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। फिर हम इंडो पैसिफिक के बारे में बात करने वाले हैं और एक रेप केसेस जो है हमारे देश में उसके साथ जुड़ी हुई जो प्रोसेस है उसमें एक बदलाव की आवश्यकता है। जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें एक बदलाव की आवश्यकता है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। और आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। डू चेकआउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। दोस्तों हमारी दो चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन, क्यूरियसली फॉरएवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट, हिट द लाइक बटन और अपना रिव्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। तो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ये कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने भी उन दुष्ट राष्ट्रों को ज्वाइन कर लिया है, उन देशों को ज्वाइन कर लिया है जैसे कि नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे देश जो दूसरे देशों पर अटैक करते हैं, दूसरे देशों के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो कई न्यूज़पेपर्स ने यह कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने भी इन कैटेगरी के देशों को अब फाइनली ज्वाइन कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि, या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया जो है, रशिया यह कहता है कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। वो ये नहीं कहता है कि इट इज वॉर। रिमेंबर, यहां पर शब्दों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। रशिया यह कहता है कि ये एक स्पेशल मिलिट्री अटैक, मिलिट्री ऑपरेशन है, नॉट अटैक, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। और इसका जो मेन लक्ष्य है वो डीमिलिटराइजेशन है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन की जो टेरिटरी है वहां पर यूक्रेन की मिलिट्री को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए रशिया ने यह मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है। और वो ये भी कहता है कि ये डीनाजिफिकेशन के लिए यह मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। रशिया का कहना यह है कि जो नाजिफिकेशन यानी कि जो विश्व युद्ध 1 और 2 के वक्त जो जर्मनी की जो स्ट्रेटजी थी, जिसको हम नाजी जर्मनी कहते थे, हिटलर के तहत जैसे जर्मनी ऑपरेट होता था, वैसे ही ऐसी ही फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन में ऑपरेट कर रही हैं। तो ऐसी फोर्सेस को हटाने के लिए रशिया ने ये मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया। हमें दोनों साइड को देखना पड़ेगा और दोनों साइड को सुनना पड़ेगा।
एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का ओपिनियन यह है कि रशिया जो है एक रॉग नेशन यानी कि एक दुष्ट राष्ट्र की तरह ऑपरेट कर रहा है, और रशिया का कहना यह है कि यहाँ पर हम डी नाजिफिकेशन जो है उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और बेसिकली रशिया क्या चाहता है? बेसिकली रशिया यही चाहता है कि ये जो नाटो की फोर्सेस हैं वो यूक्रेन को अपना हब ना बनाए और यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर ना बने। यही रशिया की मेन डिमांड है। लेटेस्ट खबर ये कह रही है कि 74 यूक्रेनियन मिलिट्री फैसिलिटीज, जिसमें 11 एयर बेसेस हैं, तो रशिया ने इन सारे एयर बेसेस और इतनी सारी मिलिट्री फैसिलिटीज को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जो यूक्रेनियन सर्विसमैन हैं तो उनको उनके साथ रिस्पेक्ट से रशियन आर्मी उनके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करे, उनके साथ उनको टॉर्चर और ये सारी चीज़ें ना करें, उनको बंदी बना लिया जाए और उसके बाद फ्यूचर में जब नेगोशिएशंस होंगे तो फिर उनको छोड़ा भी जाएगा। ऐसे ही होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वे सारे यूक्रेनियन लोग यानी कि सर्विसमैन यानी कि वहाँ की मिलिट्री, पुलिस एक्सेट्रा, वहाँ की जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, डिफेंस सर्विसेज, अगर वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो वेपन्स छोड़ देते हैं यानी कि हथियार जो हैं वो छोड़ देते हैं और सरेंडर करते हैं, तो उनको सेफ कॉरिडोर दिया जाए यानी कि उनकी सेफ्टी जो है इसको सुनिश्चित किया जाए। तो ये रशियन डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है। व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार का फॉरेन इंटरफियरेंस अगर यहाँ पर होगा, अगर नेटो फोर्सेस ने, यूएसए, यूके या फिर किसी भी देश ने यहाँ पर दखल अंदाजी देने की कोशिश की, तो हम इतनी तबाही मचाएंगे कि ह्यूमन इतिहास में कभी भी ऐसा अनुभव जिसने नहीं किया हो या फिर अभी तक जितना डैमेज नहीं हुआ है या फिर अभी तक ऐसी एक्शंस आपने नहीं देखी है, ऐसी एक्शंस रशिया लेगा अगर किसी ने यहां पर दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो। अब रशिया का ये जो अटैक है ये डायरेक्टली यूक्रेन की जो संप्रभुता है, उनकी सॉवरेनिटी है, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, तो उसका तो एक असॉल्ट है ही, नो डाउट अबाउट इट। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो विश्व युद्ध 2 के बाद यूरोप में इतना बड़ा अटैक एक राज्य ने दूसरे राज्य पर या फिर एक देश ने दूसरे देश पर अभी तक ऐसा अटैक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं किया है। और इस रीजन की बात करें तो बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे 1990s में, उसके बाद पहला इतना बड़ा अटैक जो है वो मैं इस रीजन में देखने को मिल रहा है। चाइना ने यह कहा है कि वो रशिया को फुल फ्लेज सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो हम जानते हैं कि रशिया और चाइना जो हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और फ्यूचर में अब ये होगा कि क्योंकि रशिया जो है उनके रिलेशनशिप वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं आफ्टर दिस इन्वेजन या फिर आफ्टर दिस अटैक या फिर आफ्टर दिस मिलिट्री ऑपरेशन, तो अब रशिया जो है वो वेस्ट की तरफ कम, और वेस्ट इन द सेंस के यूरोप के कुछ देशों की तरफ कम देखेगा, उनके साथ कम एंगेजमेंट करेगा, अब ईस्टवर्ड ज्यादा देखेगा, यानी कि चाइना के साथ ज्यादा बिजनेस करने की कोशिश करेगा और दूसरे जो ऐसे देश हैं जो रशिया के मित्र देश हैं तो उनके साथ और ज्यादा बिजनेस और फ्यूचर में टाइज बढ़ाने की रशिया जो है वो कोशिश करेगा। तो बेजिंग के लिए या फिर चाइना के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक बड़ा देश जो है वो अपने पक्ष में मिल जाएगा। और फ्यूचर में भी चाइना जो है वो ये कहते रहेगा कि जब भी आपने अपने देश और इंडिपेंडेंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें की तो हमने हमेशा आपका साथ दिया है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं बहुत ही ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो आप जानते हैं कि भारत की हिस्ट्री, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हैदराबाद, जूनागढ़, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि वो ये हैदराबाद के जो नवाब थे और जूनागढ़ के जो नवाब थे वो ये कहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं और कैसे फिर मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए हमने हैदराबाद को कंट्रोल कर लिया था और अपने देश में मर्ज कर दिया। इसी के बाद गोवा जो भारत में ज्वाइन हुआ तो पोर्तुगीज़ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे पहले वो आए और सबसे लास्ट में भी वो गए। तो पोर्तुगीज़ जो है वो गोवा और दीव दमन, दादर नगर हवेली, ये कुछ एरियाज जो हैं वो पोर्तुगल के कब्ज़े में थे और ये हमें देने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर हमने एक एक्शन ली, राइट, मिलिट्री एक्शन ली और फिर ये सारे एरियाज जो हैं वो भारत में मर्ज कर दिए। तो रशिया जो है उस टाइम पर जो यूएसएसआर था तो
उन्होंने भारत का हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने उस टाइम पर यह कहा था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। मैं बहुत ही ब्रीफ जा रहा हूं, राइट, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स क्योंकि और चीजें के बारे में बात करनी है। तो उस टाइम पर यूएसएसआर का ये स्टैंड था। तो इसी चीज को लेकर, दिस इज द थिंग, अब रशिया जो यूक्रेन पर कर रहा है, तो रशिया क्या कह रहा है कि देखिए ये हमारी जो टेरिटरी है, हमारे नजदीकी एरिया में ये चीज हो रही है और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इंडिया को भी बहुत ही कैलकुलेटेड जवाब जो है वो देने पड़ रहे हैं। इंडिया जो है वो ओपनली ऐसा नहीं कह पाएगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि रशिया ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पॉइंट भी रिमाइंड किया है, ये याद दिलवाया हमें कि जब आपने गोवा, हैदराबाद, जूनागढ़ और ये सारे एरियाज में ये जो चीज़ें की थी, तो उस टाइम पर हमने भी आपका साथ दिया था। अभी हमारा प्रॉब्लम जो है वो अलग है। आपके लिए जैसे पाकिस्तान है वैसे हमारे लिए यूक्रेन है। ऐसे स्टेटमेंट्स भी हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इनका नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो इन्होंने ये कहा है कि अब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस रशिया को फेस करने पड़ेंगे और एरियल और नेवल एसेट्स इस एरिया में हाई अलर्ट पर रखी गई है, ऐसा नेटो ने कहा है। अब नेटो का एक्सपांशन जो है, दिस इज द बिगेस्ट इश्यू फॉर रशिया। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यूरोपियन कमीशन जो है वो अब उन्होंने एक प्रकार से कसम खाई है कि हम रशिया पर और ज्यादा सीवियर सैंक्शंस लगाएंगे। बहुत ही ब्रीफली अगर बता दूं, सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि आप कुछ प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है कि जब छोटे बच्चे हम थे, हमने भी ये चीज़ की है या फिर फेस की है, और आज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप है, लेट्स से 5-6 दोस्तों का ग्रुप है, तो उसमें से एक दोस्त जो है वो मिसबिहेव करता है या फिर उसकी हरकतें जो हैं वो दूसरे लोगों को पसंद नहीं है, उस ग्रुप के दूसरे टीम मेंबर्स को, तो वो क्या करते हैं, उसके साथ बात करना बंद कर देते हैं। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ सैंक्शन, सोशल सैंक्शन लगा दिया। वैसा ही रशिया के ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शंस, कि उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, फिर उनके साथ पॉलिटिकली एंगेज नहीं करेंगे, उनको ग्रुप में नहीं रखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा सीवियर तरीके से नेटो, यूरोपियन कमीशन और जो बाइडेन करने वाले हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि रशिया को इस एक्शन का जवाब जो है, जवाब इन द सेंस इसका हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। ऐसे ही रशिया किसी के साथ मिसबिहेव करके नहीं जा सकता। सैंक्शंस की बात करें तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो, जैसे हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि जो रिलायंस हैं, अदानी हैं और दूसरे ऐसे जो ग्रुप्स हैं, मैं आई एम नॉट सेइंग कैसा है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट। कैसा कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बहुत ही क्लोज है। अब हम उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं इसको। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ होती है, जस्ट इमेजिन के रिलायंस और अदानी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाए, तो डायरेक्टली बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होगा इकोनॉमी के, मीन्स हमारी इकोनॉमी में। और इसी के साथ साथ ये रिलायंस और अदानी के लीडर्स जो हैं वो टॉप लीडरशिप को कहेंगे कि देखिए ऐसा इश्यूज हो रहे हैं, हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, बहुत सारा डैमेज हो रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होगा। बड़े बड़े जो ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करेंगे कि, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करते हैं, तो वो कहेंगे कि देखिए हमारा प्रॉफिट जो है वो डैमेज हो रहा है, आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। तो वैसी ही चीज़ें जो हैं वो रशियन एंटिटीज़ के साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप से बहुत क्लोज है, तो उनके ऊपर इकोनॉमिक पेनल्टीज़ और ये सारी चीज़ें लगाई जाएगी। फिर जो रशियन बैंक्स हैं उनको फाइनेंशियल सिस्टम से हटाया जाएगा, तो आपका बहुत सारा पेमेंट फंस जाएगा और आपने जो चीज़ों ऑर्डर की हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आएगी, तो इवेंचुअली इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। फिर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अब नहीं मिलेगी। तो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ चिप सेमीकंडक्टर। इसकी सप्लाई चेन में इश्यूज की वजह से हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिली। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम बात कर रहे थे कि कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो रूल्स सिर्फ एक चेंज किया, कल ही हम बात कर रहे थे, और इसकी इम्पैक्ट हमें मोबाइल प्रोड्यूसर्स जो है, स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिले। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगी, और डायरेक्टली आपके प्रेसिडेंट जो हैं, रशिया के प्रेसिडेंट, तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस जो हैं वो लगाए जाएंगे।
अब ये सारी चीज़ों में हुआ ये है कि यूक्रेन जो है वो एक प्रकार का थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। जो नया कोल्ड वॉर, पे अटेंशन, दिस इज मीन्स ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि इज दिस ए बर्थ ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया जो है वो दो अलग अलग टीम में डिवाइड हो गई थी, एक यूएसए की टीम और एक यूएसएसआर की टीम। तो ये 1991 में कहते हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया क्योंकि यूएसएसआर जो है वो बिखर गया था। लेकिन अब ये चीज़ें जो हो रही हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो क्या ये एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है? और ये जो नया कोल्ड वॉर अगर लेट्स से कि स्टार्ट हो चुका है तो यूक्रेन जो है ये इसका थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि यूक्रेन एक ऐसा एरिया है जिसमें अब इश्यूज जो है वो एक लंबे समय से चलते रहेंगे। एंड रिमेंबर, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ यूरोप। अभी तक जो इश्यूज चल रहे थे वो हम देख रहे थे मिडल ईस्ट में चल रहे हैं, साउथ एशिया यानी कि अफगानिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन अब यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट को जनरली कहते हैं कि बहुत ही पीसफुल कॉन्टिनेंट है, बहुत ही प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट है, तो वहां पर अब इतने सालों के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद, और बीच में कुछ इश्यूज हुए थे, बाल्कन इश्यूज एक्सेट्रा, लेकिन अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो लगता है कि ये एक लंबे समय तक यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया की सबसे बड़ी एंग्जाइटी या फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें रशिया को आंख में खटक रही हैं, वो क्या है? वो यही है कि नेटो ने ये डिसीजन लिया कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो दो देश हैं इनको नेटो की मेंबरशिप दी जाएगी। और पुतिन का कहना यह है कि अगर आप इनको मेंबरशिप देते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी बॉर्डर्स जो हैं, लैंड बॉर्डर्स और सी बॉर्डर्स, अब हमें कॉन्स्टेंटली नेटो की फोर्सेस का खतरा यहां पर रहेगा। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? ये हमारी रातों की नींद जो हराम करने की एक कोशिश है, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से ही रशिया ने ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। 2014 का जो एनेक्सेशन हुआ उसके पीछे भी यही एक मेन रीज़न था। और तब से बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की, लेकिन ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो फेल रहे। मिन्स्क प्रोटोकॉल के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, और क्यूरियसली फॉरएवर पर मैंने मिन्स्क प्रोटोकॉल्स को समझाया भी है। मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 ये दोनों क्या हैं, क्यों ये फेल रहे, ये सारे रीजंस वहां पर मैंने एक स्पेशल वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको प्लीज देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, नेटो और रशिया की बात करें। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, राइट? मैं धीरे धीरे ही सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, राइट? ओके, रशिया नेटो एक्ट जो है 1997 का, तो इसमें यह डिसाइड किया गया था कि नेटो जो है वो अपना एक्सपांशन ईस्ट वर्ड नहीं करेगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, ये मैप है, राइट? तो पे अटेंशन हियर टू द कलर्स। 1949 में ये आइसलैंड और नॉर्वे और ये सारे देश जो हैं ये नेटो के पार्ट बने 49 में। फिर 50s से 90s के समय पर बहुत सारे दूसरे देश, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेन ऐड हो गया, जर्मनी ऐड हो गया, टर्की ऐड हो गया, तो ये सारे कुछ देश इसमें ऐड हुए। फिर थोड़ा और डार्क हो जाता है 1990s से 2000 के टाइम पर, तो वी कैन सी पोलैंड ऐड हुआ, चेक रिपब्लिक है, हंगेरी है, ये सारे देश इसमें ऐड हुए। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। और उसके बाद आप देखिए 2000 से प्रेजेंट, जो लास्ट वाला डार्केस्ट, जो आपको डार्क नेवी ब्लू में कलर दिख रहे हैं जो देश, तो देखिए एस्टोनिया, अब ये रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लैटविया, लिथुआनिया, देन यू हैव रोमानिया, बल्गेरिया, तो ये हैं। अब अगर आप कहेंगे कि ये जॉर्जिया जो यहाँ पर हैं, एज यू कैन सी हियर, तो ये है जॉर्जिया और ये यूक्रेन, अगर ये दो देश इसका पार्ट बन जाते हैं, नेटो का पार्ट बन जाते हैं, तो यू कैन सी कि रशिया की एक बहुत बड़ी लंबी बॉर्डर जो है, ये बेलारूस जो है वो तो रशिया का मित्र देश है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि वहां पर उनके ट्रूप्स जो हैं वो रशियन ट्रूप्स वहां से भी एंटर हुए हैं। तो ये पूरी जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर नेटो की फोर्सेस आ जाएगी। तो इट्स लाइक अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर पाकिस्तान की बॉर्डर जो है, पाकिस्तान भारत की बॉर्डर, वहाँ पर चाइनीज़ फोर्सेस आ जाए, फिर चाइना और इंडिया की बॉर्डर जो है वहाँ पर चाइनीज़ फोर्सेस तो हैं ही ऑलरेडी, फिर बांग्लादेश की बॉर्डर, एंड देन यू कैन सी जो पानी की बॉर्डर है श्रीलंका के साथ, तो इन सारी बॉर्डर्स पर अगर चाइनीज़ मिलिट्री का प्रेजेंस बढ़ जाए, चाइनीज़ नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का, तो फिर भारत बहुत ही परेशान हो जाएगा
इजंट इट? तो वैसी ही चीज़ जो है वो रशिया कह रहा है कि ऐसी ही चीज़ जो है वो हमारे साथ हो रही है और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू कि इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई हैं, आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। कल शाम तक का आंकड़ा जो मैंने देखा था वो था कुछ 300 प्लस लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब इसकी इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर भी जबरदस्त देखने को मिलेगी, दुनिया की इकोनॉमी की। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं थी। आज वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो बहुत इंटीग्रेटेड है। हम सब एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। और हमने देखा कि 2 सालों में कोविड ने कितनी तबाही मचाई। इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई थी। अब दुनिया की इकोनॉमी जो है वापस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रकार के युद्ध जो हैं इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं और सप्लाई चेन जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं। तो दुनिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकती और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक मिस्टर पुतिन या फिर रशिया को वेस्टर्न नेशन से ये एश्योरेंस ना मिले कि नाटो अपना एक्सपांशन नहीं करेगा। बेसिकली जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये 1997 का जो मैंने आपको बताया रशिया और नेटो के बीच में जो एक्ट हुआ, तो उसमें ये था कि ये एक्सपांशन आप नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपांशन जो होता जा रहा है तो इसको लेकर रशिया काफ़ी नाराज़ है। रशिया का कहना यह है कि 1997 से पहले जो नेटो की पोजीशन थी उस पोजीशन पर आप वापस चले जाइए, वरना ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारी स्टॉक मार्केट्स बीएससी सेंसेक्स जो है ये 2702 पॉइंट क्रैश हुई। निफ्टी जो है वो 815 पॉइंट क्रैश हुई। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों ने लॉस बुक किया है। क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए, हम फाइनेंशियल एनालिसिस में इसको क्लोजली फॉलो कर रहे थे, राइट। कल हम देख रहे थे कि लगभग 100 तक पहुंचने को था। अब क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $104 पर बैरल हो चुकी है। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन के एनवॉय यानी कि वहाँ के एम्बेसडर ने यह कहा कि भारत एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल पावर है, तो भारत को इसके ऊपर कुछ स्टैंड लेने की कोशिश करनी चाहिए। भारत यही कोशिश कर रहा है कि हम स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ पर भेजें और हमारे जो लोग यूक्रेन में हैं तो उनको इवैक्यूएट करें, लेकिन यूक्रेन ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है, तो ये ऑपरेशंस भी अभी बंद हो चुके हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ोन किया था व्लादिमीर पुतिन साहब को और भारत ने ये कहा कि आप इमीडिएटली ये जो वायोलेंस चल रहा है इसको यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए, डिस्कशन से ही चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ साथ भारत ने यह भी कहा कि हमारे सिटीजन्स की चिंता हमें हो रही है, हमारे सिटीजन्स को हमें यहाँ से वापस बुला लेना है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नेटो और रशिया के बीच में इश्यू चल रहा है तो ये डायलॉग से ही सॉल्व हो सकता है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रीफिंग दी, बताया कि क्या क्या चीज़ें यूक्रेन में हो रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें। और हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एज फार एज आई नो, मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, तो इनकी चिंता भारत को है और इनको सेफली हम वापस जल्द से जल्द भारत ले आना चाहते हैं। लेकिन एयर स्पेस बंद है तो इश्यू जो है वो काफ़ी इसकी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी सीवियर हो सकती है हमारे लोगों के ऊपर। हमारी यही प्रार्थना है यूक्रेन के लोगों के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे और दुनिया के सभी, मीन्स वर्ल्ड पीस के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं हम और यही होप कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। और दोनों देशों ने ये तय किया है, ये जो फ़ोन कॉल हुआ उसमें ये भी तय किया गया कि दोनों देशों के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहेंगे और इस टॉपिक को लेकर जो है डिस्कशन जो है वो चलती रहेगी। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। विल ट्राई टू ब्रिंग सम मोर वीडियोस, जैसे मैंने आपको बताया इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ और स्पेशल वीडियोस जो हैं वो लेकर आने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं पायोनियर का एक आर्टिकल है, नीड टू कनेक्ट विथ नेबर्स। ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हाल ही में जो यूएसए ने लॉन्च की है इसके बारे में है। अब इंडो पैसिफिक के बारे में दोस्तों हमने कई बार बातचीत की है, तो मैं बहुत ही ब्रीफली इसके मैप को आपको एक्सप्लेन कर दूं। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, तो इसमें आप कॉन्टिनेंट्स की ही बात करते हैं, कंट्रीज के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो एशिया है, एज यू कैन सी, राइट, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इतने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉन्टिनेंट्स।
5 कॉन्टिनेंट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, या फिर इस इंडो पैसिफिक रीजन के स्टेक होल्डर्स हैं। ये एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। कुछ समय पहले मैंने आपको प्रश्न पूछा था और हमने ये देखा था कि लगभग 50% जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर रहती है, और ग्लोबल इकोनॉमी का 2/3 जितनी ग्लोबल इकोनॉमी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट लगभग 65% जितनी ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसको कवर करने वाला ये रीजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर चाइना का दबदबा जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर एक्सपांड कर रहा है। चाइना टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री मसल का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ तक कि अमेरिकन बॉर्डर्स तक, कुछ पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स और यहाँ तक जो है वो चाइना जो है वो एक्सपांड कर रहा है और अमेरिकन बॉर्डर्स तक अपना खतरा जो है वो स्प्रेड कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी पेपर ने जो यूएसए ने रिलीज किया, तो इसने कहा है कि इसने मेंशन किया है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिकल मिसबिहेवियर कर रहा है चाइना, फिर मिलिट्री वाइज कैसे एलएसी के ऊपर भारत के साथ इश्यूज क्रिएट कर रहा है, ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और एक और पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, आपको याद होगा कुछ समय पहले ताइवान ने यह कहा था कि हमारे ऊपर 2022 में या फिर 2023 में चाइना जो है फुल फ्लेज अटैक कर सकता है। तो गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन पहले जब खबर आती थी कि रशिया जो है वो अटैक कर देगा यूक्रेन के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी टैक्टिक्स हैं। लेकिन अब कहना बहुत ही मुश्किल है, मीन्स यू नेवर नो कि कब ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो प्रेशर ताइवान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, और ईस्ट और साउथ चाइना सीज के बहुत सारे देशों के साथ भी चाइना जो है वो बुलिंग कर रहा है, यानी कि उनको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस, इंटरनेशनल लॉ के वायोलेशंस, फिर उनक्लोज के वायोलेशन, फिलीपाइंस और चाइना का जो इश्यू है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस टाइम पर मैंने बताया था कि कैसे 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि चाइना ने ये जो 9 लाइन का क्लेम है वो चाइना का स्टैंड नहीं करता है, वो रिजेक्ट किया था, लेकिन चाइना ने इस कोर्ट के ऑर्डर को भी मानने से इनकार कर दिया। तो नेविगेशन लॉज और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की और इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी जो है, इन सारी चीज़ों का उल्लंघन जो है वो चाइना करता है। तो यूएसए क्या कहना चाहता है या फिर क्या करना चाहता है? यूएसए का कहना यह है कि हम अकेले ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें मित्र देश और पार्टनर्स की आवश्यकता है, और हम सभी मिलकर जो है एक टीम के तौर पर काम करें। पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, फ्री एंड ओपन सोवरेन्स एंड रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम सब मिलकर चाइना का विरोध करेंगे, चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा कनेक्शंस बढ़ाएंगे, इकोनॉमी को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे की सिक्योरिटी को एनहेंस करेंगे, और इस प्रकार के जो थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स का सामना करेंगे। तो ये है ओवरऑल स्ट्रेटजी। भारत के बारे में कहा है कि भारत एक बहुत ही भारत के बारे में ये कहा कि भारत एक लीडर है, यहाँ पर रीजनल लीडर है, और इकोनॉमिकली भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इंडो पैसिफिक में भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया है। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें पढ़ने को मिलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एक यूनिक पॉइंट है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ है, बहुत सारी अलग अलग बिलीफ सिस्टम का जन्म हुआ है। यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो अनमैचेबल है। तो ऐसे एरिया को एक साथ लेकर चलना जो है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतनी अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर कॉमन लक्ष्य हर कोई देश चाइना को लेकर चले तो फिर चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। भारत के बारे में अगेन बात करें तो भारत क्वाड का भी मेंबर हैज़ बीन हो, और भारत जो है वो अपने लेवल पर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत आगे बढ़ रहा है। यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो भी अब एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक एलाइज कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मित्र कहते हैं, सामरिक मित्र कहते हैं एक दूसरे को। और इसी के साथ भारत जो है वो साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ, यानी कि आसियान देशों के साथ भी काफ़ी एंगेज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, वियतनाम जैसे देशों के साथ मित्रता और ज़्यादा बढ़ रही है। भारत ने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, जो हमारी आर्थिक नीतियाँ हैं, उसमें बदलाव किया है। हम ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन का हम पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं,
और एक अल्टरनेटिव के तौर पर कि चाइना से सारी चीज़ें आप मंगवाते हैं और चाइना के साथ कुछ होता है तो आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा, तो भारत में आपकी एक फैक्ट्री रहेगी तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, हम डेमोक्रेटिक देश हैं, हम आपको चीज़ें सप्लाई करते रहेंगे वगैरह वगैरह। और एक ट्रस्ट वर्दी एक आप विश्वास कर सके ऐसे एक पार्टनर के तौर पर भी भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यूएसए की ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, लेटेस्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में पढ़ने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों ह्यूमेन लॉ के बारे में। पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक जज है जिसका नाम है जस्टिस धर्मेश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट जज हैं दिल्ली के, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक नई राह दिखाई है उन्होंने। एक सेक्सुअल असॉल्ट केस जिसमें एक माइनर लड़की थी, राइट, एक बच्ची आप कह सकते हैं, तो ये विक्टिम है, इसके ऊपर इसका रेप हुआ है, और जो माइनर गर्ल है उसने जो टेस्टिमोनी दी, यानी कि उसने जो अपनी हकीकत बयां की कोर्ट को, तो उसके आधार पर कोर्ट ने जो आरोपी हैं उसको कन्विक्ट कर दिया, यानी कि उसको बता दिया है कोर्ट ने कि भाई आपने ये चीज़, आपने ये गुनाह जो है वो किया है। अब ये जो आरोपी हैं या फिर जो ये एक्यूज्ड हैं, तो उसके लॉयर ने ये कहा है कि आप इस लड़की की टेस्टिमोनी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उसमें इनकंसिस्टेंसी है। लेकिन जज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप इसको एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेस्टिमनी को समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो एटीट्यूड में एक डिफरेंस है, ये एक बहुत ही नया डिफरेंस है, एक बहुत ही सेंसिटिव डिफरेंस है, एक बहुत ही राइट डिफरेंस है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे रेप केसेस में, एज वी नो, हमारे कल्चर में और सोसाइटी में क्या चीज़ें हैं, जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि विक्टिम के बारे में, मीन्स विक्टिम के बारे में बातचीत होती है और कहता है कि उसने ही कुछ गलत किया होगा, ये सारी चीज़ें, और जो गुनहगार हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। तो जो विक्टिम है वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट फाइल करना, वहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं, और फिर जस्टिस सिस्टम में भी ऐसा है कि कोर्ट ट्रायल जब चलता है तो मीडिया और हर कोई उसके ऊपर नज़र रखता है, इसके साथ बहुत ही इनसेंसिटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे ये फिल्म याद आ गई, आपने शायद ये फिल्म देखी हो, नहीं देखी है तो जब भी वक्त मिले देखिएगा, अपने समय की बहुत ही हिट फिल्म थी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। दामिनी इस फिल्म का नाम है, और इसमें ऐसा ही एक केस है कि कैसे 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 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं कोर्ट में, उसको एक फिल्म के तौर पर दिखाया गया है। थोड़ा ड्रामेटाइज्ड है, लेकिन ऐसी चीज़ें कोर्ट में होती है। बहुत ही इनसेंसिटिव प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। पुलिस स्टेशन में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हॉस्पिटल्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और फाइनली डिफेंस काउंसिल जो हैं वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछकर री-ट्रॉमेटाइज करते हैं उस विक्टिम को। और ऐसी चीज़ों की वजह से ही बहुत सारे रेप केसेस जो हैं उनको रजिस्टर नहीं किया जाता। लेटेस्ट साइंस फाइंडिंग क्या कहती हैं कि ये जो ट्रॉमेटिक और ट्रोमा जो क्रिएट होता है, इससे न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आपके दिमाग का जो शेप है वो भी चेंज होता है व्हेन यू पुश समवन, जब आप किसी को इस हद तक पुश करते हैं तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होती हैं, और जो विक्टिम है उनको मेंटली हार्म होता है, जिसका डैमेज जो है वो लंबे समय तक उनको भुगतना पड़ता है। और कई रेप मिथ्स भी हैं, जैसे एक पिंक फिल्म आई थी, ये तो लेटेस्ट फिल्म है, आई एम श्योर आपने देखी होगी इस फिल्म को। उसमें लड़कियों को स्टीरियोटाइप किया जाता है कि अगर वो पार्टी कर रही हैं, कुछ प्रकार के वेस्टर्न आउटफिट्स पहन रही हैं, तो शी इज़ ईजी गोइंग। और फिर कहा जाता है कि अगर उसके लेट्स से पास्ट में मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं तो फिर मीन्स शी इज़ लाइक दैट, ईजी गोइंग है, राइट, उसने ही ऐसा किया होगा, इसीलिए उस लड़के ने उसके साथ रेप किया। इस प्रकार की बातें भी होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे हटकर यहाँ पर दिल्ली के जो जस्टिस शर्मा हैं उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव अप्रोच लिया है। और ये जो गैप हैं, हमारी पूरी जो सिस्टम है उसमें जो गैप हैं, तो उस गैप को हाईलाइट भी किया है इस केस ने। एंड लेट्स होप के जो हमारे जजेस हैं और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरी, इसमें पुलिस भी आ गया, पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गया, और हॉस्पिटल्स भी आ गई, कि इस प्रकार के केसेस में हम उसको न्यूरोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से
और सोशल कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझे, सेंसिटिव तरीके से समझे, और जो हकीकत है, सत्य जो है, उसको तलाशने की कोशिश करे रादर देन ट्रोमेटाइजिंग द विक्टिम। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस। और एक नया प्रश्न है, एआई सुपर कंप्यूटर बिल्ड कर रही है कंपनी जिसका नाम है एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC। तो ये जो RSC है, एआई RSC, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, किसने इसका अनाउंसमेंट किया? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून विद सम मोर वीडियोस। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। एंड में मैं यही कहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है उसको रीशेड्यूल करना पड़ा। उसके पीछे रीज़न है, देयर वाज अ फैमिली फंक्शन, तो उसकी वजह से वी ऑल वेर आउट, हम नहीं थे, एंड आई केम वेरी लेट एंड देयर वाज some urgent work as well. Functions में I'm sure we all face the same thing. आपको लगता है कि इतने बजे आप वापस आ जाएंगे and you will start your day back to normal tomorrow, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, तो उसके लिए I am bit sorry about it, right, कि ये थोड़ा रीशेड्यूल करना पड़ा। बट जो भी बेस्ट था वो आज मैंने कैटर करने की आपको like every day कोशिश की। and I'll see you soon with another videos, right? Stay curious. जय हिंद।